नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। दोस्तों, पर्यावरण जो टॉपिक है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और ख़ास करके जो टेट एग्जाम्स होते हैं, यानी कि जो टीचर्स वाले एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट वगैरह हो गए, यूपी टेट हो गए, झारखंड टेट हो गए, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई व्यक्ति अगर टीचर बनना चाहता है तो उसको ये सब्जेक्ट ज़रूर पढ़नी पड़ेगी कि तभी वो साइंस में या 1 to 5 के जो एग्ज़ाम्स होते हैं सीटेट का उसको क्लियर कर पाएगा। पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और हमने इस जो स्लाइड्स हैं उसको इस तरीके से बनाया है कि वो बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसलिए जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट्स हो, अगर वो हिंदी मीडियम का है तो भी, इंग्लिश मीडियम का है तो भी, वो भी दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं और उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, पर्यावरण की पूरी थ्योरी जो है वो हमने इसमें शामिल कर ली है। ठीक है, बाकी इसके जो प्रैक्टिस है वो हम अलग से लेकर के आएंगे और उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। तो दोस्तों, पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिल करके बना है। एक है परि, ठीक है, और दूसरा है आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है, और आवरण का मतलब होता है घेरा। ठीक है, तो हिंदी में ये दो शब्दों से मिल करके बना है परि और आवरण। ठीक है, जिसका मतलब होता है चारों तरफ का घेरा, यानी कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, हमारे अगल बगल जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हम महसूस करते हैं, जो भी चीज़ें हमें प्रभावित करती है, सीधे तौर पर कह सकते हैं, वो सब क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो कि मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, वो सब क्या है, पर्यावरण है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट, जो कि एक फ्रेंच वर्ड जो है जिसका नाम है इनविरोनर। ठीक है, इससे बना है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, यानी कि पड़ोसी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में दोनों में हमने लिख दिया है। तो अंग्रेजी में इन्वायरमेंट शब्द जो होता है वो फ्रेंच के इनवोरेनर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस या फिर पड़ोसी। ठीक है, मनुष्य के चारों ओर के वह क्षेत्र जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं वो पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिख दिया है कि इट रेफर्स टू द सराउंडिंग एरिया दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट ए ह्यूमन्स लाइफ एंड एक्टिविटीज़, यानी कि मनुष्यों के जीवन को और उसके जो व्यवहार होते हैं, जो उसके कार्य होते हैं, उन सभी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी चीज़ें प्रभावित करती हैं वो सब क्या है, पर्यावरण है। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, ये बोर्ड हो गए, लाइट हो गए, घर हो गया, पर्वत, पहाड़, जंगल, ये सब क्या है, पर्यावरण के ही अंग हैं। ठीक है, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नेचुरल, जिसको कि हम प्राकृतिक कहते हैं। दूसरा होता है मैन मेड, जिसको कि मानव निर्मित कहा जाता है। तो प्राकृतिक में वो सारी चीज़ें जाती हैं जो कि प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, जैसे कि सभी तरह के जीव हो गए, पौधे हो गए, पहाड़, पर्वत, नदी, जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं वो सब क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक हैं। या फिर वैसी चीज़ें जो कि मनुष्यों द्वारा बनी हुई हैं वो सब क्या है, मैनमेड है। जैसे कि ये लाइट्स हो गए, ये बोर्ड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, सड़क हो गया, जो ब्रिज है वो सब हो गया, ये सब क्या है, मैनमेड है। जैसे कि इमारतें, उद्योग, सड़क एवं पुल, पार्क और संस्कृति, ये सब क्या है, मैनमेड है, यानी कि मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। वहीं अगर प्रकृति की बात करें तो जंतु, पादप, यानी कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब चीज़ें, स्थल, जल, वायु, लाइट, ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है जैविक या जीवीय और दूसरा होता है अजैविक यानी कि अजीवीय। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि वैसी चीज़ें जिसमें कि जीवन हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, सजीव या फिर जैविक कहे जाते हैं। दूसरा जिसमें कि जीवन नहीं होता है, इसको एबायोटिक या फिर अजीवीय कहा जाता है। तो सभी तरह के जानवर, जीव जंतु, सभी तरीके के पौधे, ये सब क्या है, सजीव में आ जाते हैं, ये सब जीवीय में आ जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं कि बायोटिक में आ जाते हैं। और दूसरे अबायोटिक में वो चीज़ आ जाती हैं जो कि जिनमें जीवन नहीं होता है। या फिर दोस्तों अगर साइंस में हम आगे की बात करें तो बायोटिक और अबायोटिक जो चीज़ें होती हैं, इसमें एक और चीज़ शामिल किया जाता है कि वैसी चीज़ें जिसमें कि जीवन हो, जो समय के साथ मर जाते हैं, जिसमें कि एक तरह से कहें कि जिसको कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं डिकम्पोज कर लेते हैं,
वो सब बायोटिक में जाता है। और वैसी चीज़ें जो कि समय के साथ नष्ट नहीं होती हैं, जो मतलब बहुत दिनों तक चलती हैं, वो सब क्या होती है, एबायोटिक यानी कि अजीवीय में जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पर्यावरण के 4 क्षेत्र। ठीक है, पर्यावरण के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो सबसे पहला होता है लिथोस्फेयर, जिसको कि हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, जो लिथोस्फेयर होता है इसको स्थल मंडल कहा जाता है। ये क्या होता है, पृथ्वी का ठोस ऊपरी परत है। ठीक है, ये पृथ्वी का लगभग 29% है, जिसमें कि पर्वत, पहाड़, मृदा, यानी कि वो सभी चीज़ें जो कि हम मिट्टी की बनी हुई है, चाहे वो रेगिस्तान हो गए, पर्वत हो गए। मतलब हमारे पृथ्वी पे आप जानते होंगे कि लगभग 70% यानी कि 70% क्या है, पानी है। ठीक है, तो जो पानी वाला पूरा क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, जलमंडल। जो हमारे चारों तरफ हवा है इसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल। और जितने भी भूमि है, ठीक है, इसको कहा जाता है लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। और इन तीनों को मिला करके जो एक मंडल बनता है जिसमें कि जीवन संभव है, इसको हम कहते हैं जैव मंडल। ठीक है, तो यहाँ तीनों मंडल मिलते हैं, जीवन संभव होता है। स्थल, जल, वायु, ये सब मिल करके जीवन संभव होता है, क्योंकि ये तीनों में से अगर कोई एक ना हो तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर हवा ना हो तो भी जीवन संभव नहीं है, वाटर ना हो तो भी जीवन संभव नहीं है, और अगर जो लिथोस्फेयर है जो कि स्थल मंडल है वो भी ना हो तो जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों के मिलने से जो एक नया मंडल बनता है उसको हम कहते हैं जैव मंडल, जिससे कि जीवन संभव हो पाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आगे होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको कि हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। दोस्तों, इकोसिस्टम का मतलब वो होता है कि मनुष्य या जानवर यानी कि सजीव और निर्जीव के मिला करके एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कि जीवन संभव हो पाता है, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसकी जो जैव मंडल है, ये क्या है, पूरा पृथ्वी जो है उसको आप एक तरीके से जैव मंडल मान सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा क्षेत्र जिसमें कि वो सारी चीज़ें उपलब्ध हों जिससे कि जीवन संभव हो पाए। जैसे मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में मछलियाँ रहती हैं। ठीक है, और भी कई तरीके के जीव जंतु रहते हैं। पानी है, तो एक तालाब क्या है, एक इकोसिस्टम है जिसमें कि जीवन संभव है। ठीक है, तो तालाब को हम एक इकोसिस्टम मान लेंगे। एक जंगल है, ठीक है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या होता है कि जीव होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, एक जीवन संभव होता है। तो फॉरेस्ट भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी एक क्षेत्र जिसमें कि प्रकृति की वो सारी चीज़ें मौजूद हों जिससे कि जीवन संभव हो पाए, वहाँ पे सजीव रहते हों, जीव रहते हों, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो इकोसिस्टम का प्रतिपादन एजी टेलेस्ने ने किया था 1935 में। इसका नामकरण अर्नेस्ट हेकने ने किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, और अजैविक यानी कि निर्जीव होते हैं, जो मतलब दोनों के मिल करके पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्लांट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं, टिड्डा, बकरी हो गए प्राइमरी उपभोक्ता। ये सब क्या हैं, ये हम आगे इसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों मिल करके एक क्षेत्र बनाते हैं और जिसमें कि जीवन संभव हो पाता है, जिसमें कि सभी होते हैं, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के ऊर्जा प्रवाह की, यानी कि जो फूड चेन और एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसका। दोस्तों, इसको समझने से पहले हम एक बात ये समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा कहाँ से आती है, वो आती है सूर्य से। ठीक है, हमारे यहाँ जो ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है, वो सूर्य से आती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये हमारे सूर्य हो गए बड़े से। ठीक है, अगर
ये क्या हो गया, हमारे सूर्य हो गए, ये वैसे ही ठीक था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्या होती है, एनर्जी निकलती है, यहाँ से लाइट्स आती है। ठीक है, ये लाइट दोस्तों पृथ्वी पर सभी जीवों पर पड़ती है, लेकिन जितने भी जीव होते हैं पृथ्वी पर वो सब इससे ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम सभी को ऊर्जा पाने के लिए भोजन करना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे ऊर्जा ग्रहण करने का काम जो होता है वो किसका होता है, प्लांट का होता है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की एनर्जी से सीधे सीधे ऊर्जा हासिल कर लेते हैं। इसके बाद बाकी जितने भी जीव होते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। इसके बाद जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, शाकाहारियों को खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट हो गया, शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए, इसके बीच में जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो सब हो गए। तो इस हिसाब से जो फूड चेन होता है वो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय होता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा जो होती है वो सूर्य से फिर उत्पादक, फिर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय का चलता है, इधर से ऊर्जा इधर नहीं जाती है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है एक दिशीय। जो ऊर्जा का प्रवाह है इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेंडमैन्स। इन्होंने अपना एक 10% लॉ दिया था। इन्होंने कहा था कि जो उत्पादक होता है इसके बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें ऊर्जा जो होती है वो 10% ही ट्रांसफ़र हो पाती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई फल है, ठीक है, उसमें मान लीजिए कि जितनी भी ऊर्जा है, मान लीजिए 10 कैलोरी ऊर्जा है, अगर हम उसको खाते हैं तो हम उससे सिर्फ एक 10, अगर वो 10 कैलोरी है, ठीक है, तो उसका 10%, जैसे मान लीजिए कि ये उत्पादक हो गया, इसको इसने खाया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 1000 कैलोरी ऊर्जा है तो इसका 10% यानी कि 100 कैलोरी ही इसको मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से ये प्राइमरी हो गए, जैसे मान लीजिए टिड्डा वगैरह हो गए, ठीक है, जो छोटे छोटे कीटे होते हैं वो हो गए। इसके बाद अगर कोई मेढक है वो मान लीजिए कीड़ों को खाता है तो वो इसका सिर्फ 10% ही एनर्जी हासिल कर पाएगा, यानी कि इसका अगर 10% की बात करें, ठीक है, यहाँ पर भी हम 10% लिख देते हैं। ये लिंडमैन साहब ने ये नियम दिया था, तो इसका 10% 10 हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए अगर कोई सांप इस मेढक को खाता है तो वो इसका सिर्फ 10% ही एनर्जी हासिल कर पाएगा, यानी कि ये 1 कैलोरी हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक कोई वस्तु है जिसमें कि जो भी एनर्जी है उसको अगर कोई दूसरा अगले जो पीढ़ी वाला है, अगली जो एक तरह से कहें कि इस चेन में अगला जो व्यक्ति है वो अगर उसको खाएगा तो वो इसका सिर्फ 10% ही हासिल कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात दोस्तों ध्यान रखने वाली है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि जो सूर्य से ऊर्जा आती है उसका कितने प्रतिशत प्लांट ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका उत्तर होता है 1%। ठीक है, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है, जो ऊर्जा पौधों पे पड़ती है, पौधे उसका सिर्फ 1% ही ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पौधे को खाता है वो उसका 10% हासिल कर पाता है, इसके बाद जो खाता है वो 10% हासिल कर पाता है। तो इस हिसाब से एक पूरा का पूरा फूड चेन बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक पौधा है, उस पर सूर्य के प्रकाश पड़ी तो वो सूर्य के प्रकाश का 1% ऊर्जा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, उसको वो अपने यहाँ भोजन के रूप में रख पाएगा। इसके बाद मान लीजिए कोई हिरण है, वो उस पौधे को खाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पौधे का 10% हासिल कर पाएगा एनर्जी। कोई शेर है वो हिरण को खा जाता है तो वो हिरण का 10% एनर्जी जो है वो अपने पास ले पाएगा, यानी कि ये 10% लॉ चलता है। जितना भी अगर हम ऊर्जा मान लीजिए लेते हैं किसी भी प्राण से या किसी भी चीज़ से, उसका 10% ही हमें मिलता है। ठीक है, बाकी 90% जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि घास हो गया, इसको टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया और सांप को मोर ने खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 10% ये इसको मिलेगा, ये इसका 10% इसको मिलेगा। ठीक है, इसके जब हम दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये जो होता है इसका 10% इसको मिलता है, ठीक है, और इसका 10% इसको मिलता है। और यहाँ पे जो
एक्सेप्शन है वो क्या है, एक्सेप्शन है हमारा ये सूर्य वाला, और इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी 10% ही लगा देते हैं, जो कि एक्चुअल में 1% होता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि इसका पिरामिड किस तरीके से बनता है। तो उत्पादक होते हैं, ठीक है, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इसके बाद द्वितीयक, इसके बाद तृतीयक। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कौन प्राथमिक उपभोक्ता होगा। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, टिड्डा हो गया, ठीक है, मेढक हो गया, मोर हो गया। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से ये देखना पड़ता है कि प्लांट को कौन खाता है। जो प्लांट को खाता है वो प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है। उसको कौन खाता है वो द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है, वो सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। और उसको फिर जो खाता है वो टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन लगाएंगे सीटेट वगैरह में। अब हालांकि सीटेट के क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा हार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा। तो वैसे छोटी चीज़ें जो कि प्लांट्स को खाती हैं, ठीक है, वो सब प्राइमरी होती हैं, ठीक है, यानी कि प्राथमिक होगा। इसके बाद जो उसको खाएंगे वो सेकेंडरी होंगे, उसके बाद जो उसको खाएंगे वो टर्शियरी होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। और एक चीज़ यह याद रखिएगा कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो पौधे को 1% ही मिलती है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये याद रखिएगा कि यहाँ से उत्पादक से प्राथमिक को, प्राथमिक से द्वितीयक को, द्वितीयक से ही तृतीयक को मिलता है, और यहाँ से फिर वो एक तरह से कहें कि ख़त्म हो जाता है। ये समझिए ख़त्म नहीं, क्योंकि ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन यहाँ से ये उपयोग करके और आगे फिर वो नष्ट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं जानवर, उसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि ये बैक नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से जो शेर हैं उसको फिर कभी जो हिरन है वो खा कर जाएगी, या हिरन को पौधे खा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं पर्यावरण के सम्मेलनों के बारे में। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण के बारे में जो पहला यहाँ पे है 1972 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन। इसका विषय था ओनली द अर्थ, ठीक है, एक ही पृथ्वी। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी यहाँ से, और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा यह फॉर्म किया गया था। ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा इसी में हुई थी। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, अर्थ समिट, जो कि रियो डी जनेरियो में हुआ था, ठीक है। रियो डी जनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पे हुआ था। यहाँ पे एजेंडा 21 को मंजूरी दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि एजेंडा 21 को मंजूरी दी गई थी। एनसीईआरटी के हिसाब से ये वाला बहुत ज़रूरी है। ये कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। इससे सीटेट में क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर जब हम कराएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये क्वेश्चंस इससे आ भी चुका है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट इशू किया गया था यहाँ पे, और जैव विविधता संरक्षण पर यहाँ पे सहमति बनी थी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पर यहाँ पे सहमति बनी थी। जलवायु परिवर्तन पर भी यहाँ पे चर्चा हुई थी। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 में बना था, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1986 में बना था। ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था, इसके निर्णयों को लागू किया गया था। ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इसको इंडिया में लागू किया गया था। ये दोनों क्या है कि ये सम्मेलन विश्व स्तर पे हुए थे। ये जो है वो एक एक्ट बना था, वो इंडिया में बना था, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को इसमें लागू किया गया था। इसमें भारत के पर्यावरण संरक्षण का कानूनी ढांचा बनाया गया, ठीक है। ये हुआ था 1986 में। इस सब पर मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, इसमें हम बेहतरीन तरीके से इसके बारे में सारी बातें करेंगे, ठीक है। भारत में एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन। 1973 में क्या हुआ था कि उत्तराखंड में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे। वहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जो कि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, इनके नेतृत्व में यहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएं थी, जो वहाँ पर लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि चिपको आंदोलन किया था। इसमें जनरली क्या हो रहा था कि लोग क्या कर रहे थे कि एक एक पेड़ को ऐसे पकड़ ले रहे थे, ठीक है, उससे चिपक जा रहे थे। बोल रहे थे कि पेड़ को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, ठीक है।
इस हिसाब के चिपको आंदोलन जो था उसके तहत उत्तराखंड में बहुत सारे पेड़ों को बचाया गया था। यह हुआ था 1973 में। इसके बाद है अपिको आंदोलन। ये क्या हुआ, कहाँ हुआ था, ये पांडुरंग हेगड़े जो थे इनके द्वारा कर्नाटक में 1983 में किया गया था। यह चिपको आंदोलन से प्रेरित दक्षिण भारत का पर्यावरण आंदोलन था। ठीक है। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। इसके नेता थे बाबा आमटे। ठीक है, बाबा आमटे। ठीक है, ये नर्मदा नदी घाटी पर हुआ था। इसमें मेघा पाटकर भी शामिल थी, जो कि अभी भी आप जानते होंगे कि ये बहुत ही बड़ी पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। नर्मदा बांध परियोजना से विस्थापित लोगों एवं पर्यावरण के लिए आंदोलन किया गया था। इन सब पर मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि हम इस बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे। अभी भी दोस्तों अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो 1989 में हुआ था। अभी भी भारत में कई सारी जगहों पर, जैसे कि अरावली को काटा जाने की बात हो रही थी, बाकी जो काटे जाने की बात हो रही थी, बहुत सारे देश में ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब किस चीज़ से होता है, उनको मतलब होता है पैसे से, प्रॉपर्टी से। ठीक है, उनको मतलब होता है कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, इस पे वो ध्यान नहीं देते। वो ध्यान देते हैं कि अगर कहीं से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल हो सकती है, बहुत ज़्यादा पैसे हासिल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल हो सकता है, तो वो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते हैं। ऐसी स्थिति में जो आदिवासी लोग होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वही लोग आगे आते हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनको आप शायद ही कभी देखिएगा कि वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए कोई काम करते हुए नजर आएंगे। वो पर्यावरण की बचाने की बातें तो बहुत करेंगे, ठीक है, लेकिन बचाने के जैसा काम कुछ नहीं करेंगे। अभी आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि कई जगहों पर बहुत सारे पेड़ मतलब बेधड़क काट दिए जाते हैं, जंगलों को साफ कर दिया जाता है एक ही बार में। ठीक है, कर्नाटक में वैसे ही हुआ, महाराष्ट्र में वैसा हुआ, अभी अरावली में वैसे हो रहा था। ठीक है, और जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उन पर मतलब जिसके पास पावर है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तो हमारे देश में अगर पर्यावरण बचा हुआ है तो इसके पीछे जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, या जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने लोगों ने ही बचाया हुआ है पर्यावरण को। ठीक है, बाकी जो हमारे यहाँ बड़े लोग हैं उनको तो उससे कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे अगर पर्यावरण दूषित हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो हम जा कर के किसी और जगह पे बस जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे हमारे देश के लोग जो हैं वो भारत छोड़ करके दूसरे देशों में बस रहे हैं। ठीक है, हालांकि पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में अगर महत्वपूर्ण कुछ बात करें तो पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण पुरस्कार जो होता है वो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ये 1987 से शुरू हुआ था। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये 1993 में शुरू हुआ था। इसके बारे में अतिरिक्त कुछ तथ्य है कि यूएनईपी की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम में हुई। एजेंडा 21 एक पर्यावरण दस्तावेज है जो कि रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, पर्यावरण का पिंड जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है, और 10% का नियम जो है वो लिंडमैन ने दिया था 1942 में। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस 22 अप्रैल जो होता है वो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को जैविक विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण का बचे रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम इसकी समरी देख लेते हैं, लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हम हर किसी के लिए, कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन बड़े होते हैं, नेता होते हैं, बड़े एक्टर्स होते हैं, या जो भी मतलब एक तरह से कहें कि अच्छा नाम कमा लेते हैं, आपने देखा होगा कि उनको कोई खास पर्यावरण से या इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है। मतलब जो वैसे लोगों को ही होता है जो आदिवासी हैं, जो गरीब हैं। ठीक है, वही लोग पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई पर्यावरण को बचाते बचाते बड़ा बना है तो उसकी बात अलग है, लेकिन सामान्यतः यही देखा गया है। खास करके आदिवासी लोग ही इसको बचाने के लिए आगे आते हैं। तो पर्यावरण जो है वो परि और आवरण शब्द से बना है। इंग्लिश में ये इन्वेरिनर शब्द से बना है जो कि फ्रेंच से है। परि और आवरण का मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है घेरा। ठीक है, यानी हमारे चारों तरफ का घेरा। आगे बात करते हैं, इसके 4 मंडल होते हैं: स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, और इसके साथ होता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है, खाद्य श्रृंखला जो होती है वो एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह होती है। इसके अलावा जो अलग अलग सम्मेलन हुए थे वो इन समय पे हुए थे।
स्टॉकहोम जो था वो 1972 में हुआ था। रियो de जेनेरियो 1992 में हुआ था। इंडिया में एक्ट जो है वो लागू हुआ था 1986 में, ठीक है। 22 अप्रैल, 22 मई और 5 जून जो है वो महत्वपूर्ण दिवस हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे हम इस तरीके के और भी वीडियो अपने चैनल पर लेकर के आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, हम उसी टॉपिक पर अगला वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।